Okay, Malik, this is with respect to your chapter 12. Okay, that is called Audit of Banks. Audit of Banks, again, a very lengthy chapter as such, and a very important chapter from examination point of view. Examination point of view, definitely question is expected. और इसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यही है कि साला इतना डिटेल चैप्टर पढ़ना और उसको याद रखना बहुत चैलेंजिंग टास्क है. तो डेफिनेटली ये मैराथन की वजह से आपको ये चैप्टर करने में या कवर अप करने में बहुत आसान हो जाएगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे अपन एल बोलते हैं, एल तो ठीक है, उसके अलावा भी ये चैप्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाना चाहिए मालिक. तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं. सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या है मालिक. तो टाइप्स ऑफ बैंक्स आपको डिफाइन किए हुए हैं. ओके, देयर कैन बी ए कमर्शियल बैंक, देयर कैन बी आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ओके, डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक. इन्होंने कुछ प्रकार बताए बैंकिंग के जो इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं मालिक. इसके अलावा इनको जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, मेरे ख्याल से सबको मालूम हुआ, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मालिक. दैट इज वन ऑफ द एपेक्स बैंक. फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, विच इज एक्टिंग एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. यानी अगर क्वेश्चन आया एमसीक्यू में सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री कौन है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत लिख देना. सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत लिख देना. इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, जो सेंट्रल बैंक जैसे काम करती है. ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैंकिंग ऑपरेशन कंडक्टेड ओनली एट ए ब्रांचेस. यानी पॉइंट टू बी नोटेड, हेड ऑफिस में कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन कवर नहीं किए जाते हैं मालिक. बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ओनली एट ब्रांचेस व्हाइल अदर ऑफिसेज एक्ट एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज. ओके, सो इसीलिए बैंक की ब्रांचेस होती है. पैक्युलिटीज इन्वॉल्व. सर पैक्युलिटीज मतलब फीचर्स. क्या क्या फीचर्स है ये बैंकिंग के? बहुत तोड़ फीचर्स है ये. ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे ईआईएस के अंदर चैप्टर 5 जो है उसी के रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है. फीचर्स ऑफ द बैंक क्या है? ह्यूज वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं और कॉम्प्लेक्स है. ओके, जोग्राफिकल स्प्रेड जबरदस्त है बैंक्स का. लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत तोड़ है. ओके, टेक्नोलॉजी का यूसेज बाप है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट विजिलेंस ओके बाय द बैंकिंग रेगुलेटर. यानी आरबीआई बोलो, ओके, दूसरे जो जो भी होगा सबका विजिलेंस, यानी सबका ध्यान किसकी तरफ आकर्षित होगा, दैट इज बैंक. ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. तो व्हाट द पैक्युलिटीज इन्वॉल्व? पैक्युलिटीज मतलब फीचर्स. ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जनरल क्वेश्चन अगेन. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स व्हिच आर इशूड फॉर द बैंक जनरली. वापस बोल रहा हूं, जनरली. तो प्रेजेंटली स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर. ओके, याद रखना, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर. सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, वो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं. ओके, उनको कौन सी रिपोर्ट देनी पड़ती है? सबसे पहला उनको देना पड़ता है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFCOR. इंटरनल फाइनेंशियल मतलब इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इनके कंट्रोल्स क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है. उसके अलावा SLR की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंसेस के बारे में देना पड़ता है. उसके अलावा ट्रेजरी ऑपरेशन बैंक का कैसा है उसके बारे में बताना पड़ता है. इनकम रिकग्निशन बैंक ने बरोबर किया, एसेट क्लासिफिकेशन बरोबर किया, प्रोविजनिंग नॉर्म्स बरोबर किया, इनके बारे में रिपोर्ट देना पड़ता है. उसके अलावा कोई सीरियस इरेगुलरिटीज नोटिस की गई है, इसके बारे में रिपोर्टिंग करना पड़ता है. इसके अलावा कंप्लायंस ऑफ द बैंक, ओके, दो घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी के हिसाब से जो कंप्लायंसेस है, ओके, वो देने पड़ते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लायंसेस अगर आप देखोगे CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, इनके रिलेटेड है. ओके, बैंक की जो लिक्विडिटी है वो मैनेज बराबर हो रही कि नहीं उसके ऊपर दिया हुआ है. एंड रिपोर्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ओके, इन रूरल एरिया, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है. याद रखना ये जनरल पॉइंट दिया इन्होंने. यानी जनरली कोई भी सेंट्रल, वापस बोल रहा हूं, ये कौन ऑडिटर दे रहा है? कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं दे रहा है, कोई दूसरा ऑडिटर नहीं दे रहा है, ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर दे रहा है. कौन दे रहा है? सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो सर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट देते हैं? ओके, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट देंगे. ओके, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देंगे. दिस इज नथिंग बट एसए 700 के हिसाब से रिपोर्टिंग वाला पॉइंट. उसके अलावा SLR रिक्वायरमेंट बरोबर मीट हो रही कि नहीं. ओके, उसके बाद ट्रेजरी ऑपरेशन कैसा है, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन बरोबर है कि नहीं, कोई सीरियस इरेगुलरिटीज मिली है क्या, जिलानी कमेटी, घोष कमेटी. एंड उसके अलावा एडवर्स की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है क्या, रूरल बैंक्स, रूरल एरिया में जो बैंक्स के ब्रांचेज है उसके बारे में बात की गई है. दिस इज समथिंग विच इज योर ओके मेन क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट. एंड याद रखना ये LDR क्वेश्चन है. ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स which are issued by central statutory auditor. ये होने के बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द बैंक. ओके, यानी बैंक को समझने के लिए. यानी देखो ये आपने ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, 3A में पढ़ा होगा, 3B में पढ़ा होगा. ओके, मैंने बहुत जगह पढ़ाया है और इवन चैप्टर 2 में भी अपन ने पढ़ा था. KOC करना बहुत जरूरी है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस. अनलेस अंटिल अपन क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक अपन को कैसे समझेगा उसको ऑडिट करते वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है. इसीलिए यहाँ पर अपने को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा. सर अंडरस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा? ओके, सबसे पहले बेसिक है, ये तो भूल ही जाइए आंसर जो मैं स्क्रीन पर अभी अपडेट कर रहा हूँ कि भाई बैंक किस कैटेगरीज में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन. ओके, कंप्यूटराइजेशन के हिसाब से नॉन कंप्यूटराइज बैंक हो सकती है, पार्शियली कंप्यूटराइज बैंक हो सकती है, फुली कंप्यूटराइज बैंक हो सकती है. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन आज के डेट में ऑल टुगेदर अगर बैंक को कंपीट करना है तो उनको फुली कंप्यूटराइज होना जरूरी है, तब जाके बैंक कंपीट कर सकती है एक दूसरे के लिए बिजनेस के कॉन्सेप्ट में. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लोग बताते हैं बैंक ऑडिट अप्रोच क्या होना चाहिए. इन शॉर्ट ये बैंक ऑडिट अप्रोच मतलब स्टेप्स टू बैंक ऑडिट नहीं है मालिक. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से कॉमन क्वेश्चन होंगे. ओके, ये
कौन से कॉमन स्टेप्स होंगे, यानी याद रखना ये फ्री सीक्वेंशियल स्टेप्स नहीं है, कॉमन क्वेश्चन या कॉमन स्टेप्स, ओके, कॉमन कॉमन कॉमन, एक जनरली क्या होगा वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये पॉइंट अपन बात कर रहे हैं। सर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ओके कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है बैंक केस में, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कंट्रोल परफॉर्म, कौन से कंट्रोल परफॉर्म किए जा रहे हैं, कंट्रोल कब परफॉर्म किए जा रहे हैं, ओके, कंट्रोल के एविडेंस कहां पर मिलेंगे, कंट्रोल क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं, एंड कंट्रोल कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओनली कंट्रोल। मैं वापस बोल रहा हूं सर, ये केओसी के रिलेटेड है, ये मोस्टली कंट्रोल के रिलेटेड है, केओसी को समझने के लिए। यानी कोई भी बैंक में आप जब ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट होगा कि भाई कंट्रोल के बारे में समझना। तो सर यहां पर क्या समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग द कंट्रोल, मालिक, मेरे ख्याल से ये झेपरा मालिक, हु इज परफॉर्मिंग द कंट्रोल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या एविडेंसेस अवेलेबल है जिससे अपने को समझेगा कंट्रोल परफॉर्म हुआ है कि नहीं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है कंट्रोल परफॉर्म होने की। उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एविडेंस किए हुए हैं कि भाई वो रिटेन किए जा रहे कि नहीं, कितने टाइम तक रिटेन किए जा रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल कैसे परफॉर्म, वाई कंट्रोल, क्यों कंट्रोल किया जाता है, यानी रिस्क असेसमेंट क्या है, इस कंट्रोल परफॉर्म करने के पीछे रिस्क क्या है जिसको ये मिटिगेट कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल कैसे परफॉर्म किया जाता है, यानी कंट्रोल एक्टिविटीज अगर आप नोट करोगे, ओके, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल अगर आपको याद है 5 कंपोनेंट्स, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट बैठ जाता है। पर ये बैंक ऑडिट अप्रोच है, लेकिन याद रखना ये बैंक ऑडिट अप्रोच एक तो क्वेश्चन में है कॉमन क्वेश्चन और स्टेप्स, ये पॉइंट याद रखिए, कॉमन क्वेश्चन और स्टेप, कॉमन जनरली, और याद रखना ये पॉइंट कब करेंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए करेंगे। कौन से पॉइंट के लिए, कंट्रोल एक्टिविटीज, जो कंट्रोल एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, बैंक की, वो कंट्रोल एक्टिविटी 5 कंपोनेंट मैंने बताया ना, उसके कंट्रोल एक्टिविटीज में से मेनली उस पॉइंट के लिए स्ट्रक्चर रहेगा मालिक। तो भारत माता की जय, मेरे ख्याल से ये सेकंड पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हुआ मालिक। ओके, तो यहाँ पर अपने लिए दो, पहला पॉइंट तो एलडीआर मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद ये ठीक है कंप्यूटराइजेशन के हिसाब से कैसे बैंक को डिवाइड करोगे, ये भी ठीक है। इसके बाद बैंक ऑडिट अप्रोच का कॉमन क्या होगा। उसके बाद इनकम रिकग्निशन पॉलिसी, ओके, ये है, पर ये लास्ट में अपने डिस्कशन में आने वाली है, लास्ट मतलब एक मिड पोर्शन होने के बाद अपने लिए डिस्कशन में मेनली आएगा। तो इनकम रिकग्निशन पॉलिसी क्या रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें जो भी हो, इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस बट इट इज बुक्ड ऑन इनकम व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। ये तो मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी एग्जांपल कोई बैंक के एसेट्स है जो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, ओके, उनका इनकम रिकग्निशन एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, उनका इनकम रिकग्निशन ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड, क्योंकि ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, यानी उनसे कुछ मिल नहीं रहा है, ओके, तो जिस दिन मिलेगा उस दिन हम इसको इनकम में डालेंगे, तब तक इनकम में डालेंगे नहीं। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैंक के जो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो ये लॉजिक क्लियर दिया। फॉर्म ए ऑफ थर्ड शेड्यूल ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, इसमें बैलेंस शीट बताता है, और फॉर्म बी ओके पीएनएल बताता है, ओके, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करने हैं, तो सर कौन करेगा, जो ड्यूली ओके पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनी, वही ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करेगा। यानी ऑडिटर ऑफ कंपनी जो आप देखोगे चैप्टर 10th में, ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर ऑडिट ऑफ बैंक करेगा। तो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के लिए क्या दिया हुआ है, सेक्शन 141, ये मेरे ख्याल से चैप्टर 10th का स्टार्टिंग का सेक्शन आपको याद होगा, 141(1), 141(2) एंड 141 सबसेक्शन 3, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन बताए जाते हैं। 141(1) एंड 141(2) एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाता है, सीए या सीए फर्म होनी चाहिए, ओके, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस क्या होगा, ओके, याद रखना कंपनीज एक्ट में आपने अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा ये आपको थोड़ा सा नोट रखना होगा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके सर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म दिए हुए, तो आप वो नोट कर लीजिए, अलग अलग मैकेनिज्म का ये नोट रख लेना, ये एलडीआर तोड़ एलडीआर नोट रखना, ये तोड़ वे से याद रखना, एमसीक्यू हो सकता है या थियरी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी। एज पर द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इनैक्टमेंट द ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड एट एजीएम, यानी अगर एजीएम की बात करें तो अपना कंपनी एक्ट में जैसे होता है वैसे एजीएम बोला है, एजीएम ऑफ शेयर होल्डर, वेयर एज द ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज टू बी अपॉइंटेड बाय बैंक कंसर्न्ड एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी अगर नेशनलाइज्ड बैंक रही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, बाकी सारी बैंक्स में ओके जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है मालिक, दोनों केसेस में इन आइदर केस अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर अपॉइंटमेंट इज मेड, यानी आरबीआई के अप्रूवल के बिना अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, भले ही एजीएम में अपॉइंट करो या नेशनलाइज्ड बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करो। भारत माता की जय, मेरे ख्याल से ये क्लियर है मालिक, ये एडिशनल पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ा। उसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है ओके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंकिंग के कैटेगरी में आता है, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग करेगा, लेकिन कैग किसके कंसल्टेशन में करेगा, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में करेगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एसबीआई का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ओके इट विल बी डन बाय कैग, ओके अलोंग विद सीजी। लेकिन अगर एसबीआई की कोई सब्सिडरीज है तो उनके अपॉइंटमेंट एसबीआई करेगा, वो कैग नहीं करेगा, याद रखियो, ओके अगला पॉइंट एकदम क्लियर ध्यान रखना, द ऑडिटर ऑफ सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई आर टू बी अपॉइंटेड बाय एसबीआई देमसेल्फ, ओके याद रखियो। उसके बाद और एक पॉइंट आ जाता है, द ऑडिटर्स ऑफ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय बैंक कंसर्न्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट, यानी आरआरबी में आरबीआई से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा। दैट्स इट, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। उसके बाद आ जाता है रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर के लिए आपको ऑलरेडी जो सेक्शन 1442 में डिस्क्लोजर दिया है, जैसे देना है वैसे ही डिफाइन करना है। पावर्स ऑफ ऑडिटर जैसे आपको ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पर डिफाइन करना है। तो गया रेम्युनरेशन भूल जाइए, पावर्स भूल जाइए, चैप्टर 10 में जो रहेगा वही आपको याद रखना है। उसके बाद आता है चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था ना सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या ऑडिट रिपोर्ट देगा, आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पर एक ऑडिट रिपोर्ट में नेशनलाइज बैंक के ऑडिटर ने क्या क्या रिपोर्ट करना है, और ये भी किसको रिपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखियो पहले वाला जो ऑडिट रिपोर्ट था, पहले पेज पे आपने जो देखा था टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये किसको जा रही है ऑडिट रिपोर्ट, ये शेयर होल्डर्स, ओके, उस कैटेगरी में रिपोर्ट जा रही है, ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट जा रही है। और उनके अलावा रेगुलेटर्स, कुछ रेगुलेटर्स हैं उनको ये रिपोर्ट जा रही है, रेगुलेटर्स को भी रिपोर्ट जा रही है, ओके, जो कंप्लायंस के रिलेटेड है। लेकिन यहां पर जो है ये एक एडिशनल पॉइंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड है और नेशनलाइज बैंक देगी। ओके, तो इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये सीजी को देना है, बाकी किसी को नहीं जाएगी रिपोर्ट। सर क्या देना है, ओके, उनको ये बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो ट्रांजैक्शन बैंक ने किए क्या उनके पावर्स में थे कि नहीं थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, रिटर्न्स जो बैंक भरती है, रिटर्न्स क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं, मंथली रिटर्न्स होते हैं, ये रिटर्न जो बैंक भरती है वो बरोबर है कि नहीं है। उसके अलावा और कुछ मैटर जो उनको लगता है कि भाई ये बताना जरूरी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ एसबीआई इज आल्सो मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑडिट रिपोर्ट इन नेशनलाइज बैंक। यानी आपको याद रखना है ये ऑडिट रिपोर्ट ये जो है ये नेशनलाइज बैंक और एसबीआई, नेशनलाइज बैंक और एसबीआई की रिपोर्टिंग है, और ये रिपोर्टिंग किसको जाती है बेटा, सीजी को जाती है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या रहेगी, 700 के हिसाब से रहेगी, आपको नोट रखनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की कैटेगरी में है। ओके, एक खाली एडिशनल क्राइटेरिया है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आपको कब सबमिट करनी है, ये 30 जून के एवरी ईयर के पहले सबमिट करनी है, इसीलिए इसकी प्लानिंग बहुत तोड़ होनी चाहिए। यानी आप भले ही दूसरी रिपोर्ट अपनी जो एस 700 के हिसाब से जो रिपोर्ट जाएगी वो आप एजीएम तक सबमिट करो, आगे पीछे सबमिट करो, डजंट मैटर, एजीएम के पहले ही होगी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगे, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद वो एजीएम में सबमिट की जाएगी। लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ये आपका पहला 30 जून के पहले, हर साल के 30 जून के पहले सबमिट होनी बहुत जरूरी है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ओके, याद रखना टू एंश्योर टाइमली सबमिशन, ओके, प्रॉपर प्लानिंग फॉर कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, क्या आरबीआई को भी रिपोर्ट करना पड़ता है? ओके, याद देखना पड़ेगा ऑडिटर को। इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल वेदर इन कोर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट और इन प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑडिट फाइंड्स एनीथिंग ससेप्टेबल टू बी अ फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और एक्ट ऑफ एक्सेस पावर और स्मेल एनी फाउल प्ले, ओके, ही शुड रिफर द मैटर टू द आरबीआई। यानी 4 केसेस में उसको आरबीआई के पास जाना होगा। सर 4 केसेस कौन से होंगे? सबसे पहले अगर फ्रॉड है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या ओके पावर एक्सेस पावर, यानी बैंक के पास पावर नहीं थे और वो कर दिया, यानी एग्जांपल लोन दे दिए जो पावर में नहीं थे और वो कर दिए गए, वो भी आरबीआई के पास जाएंगे। एंड स्मेल ऑफ फाउल प्ले, यानी उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ 2 जन मिलके कुछ काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर कुछ इंपैक्ट हो सकता है, दैट नीड टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड इज अंडर सेक्शन 143(12), ये पॉइंट ध्यान रखना। दिस इज समथिंग विच आर रिपोर्ट, ये पॉइंट स्ट्रक्चर डिफाइन किया है एक जनरल कॉन्सेप्ट में, तो ये पॉइंट ध्यान रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ पॉइंट। ओके, अभी एग्जामिनेशन में कंफ्यूज मत होना मालिक, मेक श्योर आप क्लियर रहे। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है, तो आपका जो पहला पेज का क्वेश्चन है यही जाएगा, ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ध्यान रखिए, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसके अलावा अगर मैं बोल रहा हूं बैंक के ऑडिट रिपोर्ट्स में क्या क्या सीन रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, नेशनलाइज एंड एसबीआई बैंक में ये रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बाकी ऐसे 700 के हिसाब से रिपोर्ट होगा, उसके अलावा एलएफएआर होगा, उसके अलावा रिपोर्टिंग टू आरबीआई होगा, यानी 4 पॉइंट आपको लिखना होगा। ये ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्ट्रक्चर देखिए, उसी के अंदर के ये पॉइंट्स है, उसी के पॉइंट्स के ये पॉइंट्स है मालिक, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू ये डिफरेंशिएट हो रहे मालिक, तो मेक इट श्योर ये डिफरेंशिएट बरोबर रहे मालिक। अब आते हैं अपन एग्जैक्टली सीक्वेंशियल स्टेप्स, जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंडक्टिंग एन ऑडिट। ओके, यानी अगर मुझे बैंक ऑडिट कंडक्ट करना है तो मेरे सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या है, ये आपको रटना पड़ेगा। ओके, बेसिकली सीक्वेंस कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, ओके, स्टेजेस क्या है, इसमें से ध्यान रखना होगा। इसमें से कोई एक रिटेल क्वेश्चन आ सकता है, कोई होलसेल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाटएवर इट में भी, जो भी है, पर स्ट्रक्चर वाइज ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला आंसर आपके लिए होगा इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट, और ये याद रखना ये सीक्वेंशियल स्टेप स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए है। सबसे पहले जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट चालू करने आएगा तो क्या क्या कंसिडरेशन ध्यान में रखेगा, क्या क्या चीजें वो ध्यान में रखेगा, तो सर क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा, तो नोट रखिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा। सबसे पहले वो अपना डिक्लेरेशन करेगा इंडेप्टनेस के लिए, कंपनी एक्ट के हिसाब से इंडेप्टनेस का ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट, ओके, इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कोई ले
नहीं सकता, ये आपको ऑलरेडी पता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए बंदा, ओके, सो इंटरनल असाइनमेंट दूसरे नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग ऐसे 220 के हिसाब से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 210 के हिसाब से भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री हुए कि नहीं ये देखना चाहिए। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, ये भी बहुत जरूरी है मालिक, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब तक प्रीवियस ऑडिटर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक तुमने काम नहीं करना चाहिए मालिक। उसके अलावा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कर लो। एग्जांपल सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपको याद है चैप्टर 1 में अपन ने देखा था, ऐसे 210 क्या बोलता है, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू बनाएगा, कंट्रोल तू डालेगा, एक्सेस तू देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तू देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस तू देगा, ये सब चीजें होनी चाहिए। और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इनिशियल इंगेजमेंट, यानी ओपनिंग बैलेंसेस बरोबर है कि नहीं है, ये सब बरोबर चेक करना जरूरी है, इनिशियल इंगेजमेंट। लेकिन याद रखना इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट इज ओनली चेक्ड ओनली इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑडिटर, लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो आपको इनिशियल इंगेजमेंट्स, इनिशियल ऑडिट ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके, वो आपको 710 के हिसाब से करना पड़ेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। असेसमेंट ऑफ इंगेजमेंट रिस्क, इंगेजमेंट रिस्क का क्या पॉइंट है, कितना इंगेजमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ समझना होगा। उसके अलावा इंगेजमेंट टीम के साथ बात करनी चाहिए एंड बैंक और उसके एनवायरमेंट को समझना चाहिए, दिस इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू केओसी। याद रखना इनिशियल कंसिडरेशन के लिए ये सारी पॉइंट्स आने चाहिए, आपके इनिशियल कंसिडरेशन के लिए सारे पॉइंट्स आने चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ बैंक का ऑडिट कर रहे हो, बैंक के ऑडिट में इनिशियल कंसिडरेशंस में क्या क्या ध्यान रखोगे, तो ये सारे आपको 8-9 पॉइंट आपको लिखने चाहिए, ओके, इनिशियल कंसिडरेशन में ये रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब बैंक ऑडिट स्टार्ट कर रहा था, ये वाला पॉइंट कंडक्टिंग ऑडिट स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया था एक तो होलसेल क्वेश्चन होगा या तो रिटेल क्वेश्चन होंगे, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, यानी एक एक स्टेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनिशियल कंसिडरेशन में क्या क्या पॉइंट होंगे, तो 9 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सर कौन से? सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस होगा, सेकंड पॉइंट इंटरनल असाइनमेंट्स नहीं होने चाहिए, तीसरा प्लानिंग सही होनी चाहिए, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर होना चाहिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फाइनलाइज करने चाहिए, इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने चाहिए, ओके, एंगेजमेंट रिस्क पता करना चाहिए, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के साथ करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेना चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग बैंक्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ये पॉइंट ध्यान रखिए। ठीक है मालिक। सर एक बार कंसिडरेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगला पॉइंट है। अगले पॉइंट में ज्यादा हेडेक मत करिए, ये 315 के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो चैप्टर 4 में पढ़ा है वही आएगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है मालिक। तीसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, यानी केओसी का डिटेल्ड वर्जन। सर आपने ऑलरेडी बताया था, इधर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना था स्टार्टिंग में, आगे जावे कि नहीं जावे, अब अपन उसको डिटेल में समझ रहे हैं, ओके, यानी आपने बैंक में रिस्क क्या है वो समझना होगा, उसके लिए ऑडिट प्लान समझना होगा, ये पॉइंट समझना होगा, और इसके साथ में बैंकिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा, ओके, अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, और उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सर ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कौन डाल रहा है, ओके, मैनेजमेंट डाल रहा है, मैं नहीं डाल रहा हूं, मेरा रिस्क मैनेजमेट कॉन्सेप्ट अलग रहता है, ये मैनेजमेंट का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, बरोबर चेक करना है कि नहीं। एंड इफ यू रिमेंबर, ओके, यहां पर क्या चेक करना है, ये 5 पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये 5 पॉइंट नहीं थे, नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 5 कंपोनेंट्स, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, यही चीज है। यहां पर अगर देखोगे तो सबसे पहले ओके ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, कंट्रोल एनवायरमेंट, उसके बाद है रिस्क असेसमेंट, उसके बाद है कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ओके, दैट्स इट। ओके, ये आपने चैप्टर 4 में ऑलरेडी देख लिया होना चाहिए, ये पॉइंट अपन चेक करेंगे। यानी इन शॉर्ट अभी क्या क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशन, उसके बाद है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, उसके बाद है इंटरनल कंट्रोल को समझना, तीसरा पॉइंट है अकाउंट, चौथा पॉइंट है अकाउंटिंग सिस्टम को समझना, पांचवा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना इनके। फिर ये सारी चीजें किसके साथ डिस्कस करें, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना, ठीक है मालिक, एंगेजमेंट टीम, ताकि उनको समझ में आएगा, उसके बेसिस पे अब अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करना, उसके हिसाब से प्लान बनाना, ओके। तो यहां पर आपके 8 पॉइंट खत्म हो जाने चाहिए, और उसके बाद ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाना। सर ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या होता है, जो ऑडिट प्लान बनता है उसका मेमोरेंडम, यानी भाई प्लानिंग में हमने क्या क्या कवर किया है, तो स्कोप क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, सिग्निफिकेंट इश्यूज क्या होंगे, रिस्क कौन से होंगे, और ऑडिट एंगेजमेंट कैसे अप्रोप्रिएटली कंप्लीट किया जाएगा, दिस इज समथिंग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, यानी जो प्लान है उसका मेमोरेंडम, अपन मेमोरेंडम बना रहे हैं, समरी जैसा बोलते हैं ना अपन, एक समरी वाइज, जैसे प्लान एक है डिटेल्ड प्लान होगा, एक है समरी प्लान, समरी प्लान का कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा, दिस इज समथिंग व्हिच इज योर नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आप ऑडिट मटेरियलिटी ढूंढोगे, डिटरमाइन द ऑडिट मटेरियलिटी, मटेरियलिटी को ढूंढो, मटेरियलिटी के हिसाब से आगे काम करो, उसके बाद पता करो गोइंग कंसर्न का इशू तो नहीं है ना, उसके बाद ओके मनी लॉन्ड्रिंग के इशू है कि नहीं है, उसके बाद स्पेसिफिक रिस्क को पता करो, स्पेसिफिक रिस्क मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क, इफ यू रिमेंबर, ओके, अपन ने पढ़ा हुआ है सिग्निफिकेंट रिस्क, 6 पॉइंट के सिग्निफिकेंट रिस्क थे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, ओके, जजमेंट वाले ट्रांजैक्शन है, या लॉज एंड रेगुलेशन के ट्रांजैक्शन है, वो 13 वाले पॉइंट में पता करो। सर ये 6 पॉइंट कहां से बोले आपने, चैप्टर 4 में आप जाके देख लेना, सिग्निफिकेंट रिस्क का डिस्कशन अपन ने किया है, जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ना, उसके अंदर ही अपने सिग्निफिकेंट रिस्क का पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज है क्या, यूजुअली आपको मालूम होगा बैंक में आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो वो आउटसोर्सिंग है क्या, उसके हिसाब से अभी अपना काम करो, रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क, यानी 330 के हिसाब से काम करो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, जो करना है वो करो, ओके, जिसके हिसाब से देखो स्ट्रेस टेस्टिंग बराबर है कि नहीं पता कर लो, स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बराबर है कि नहीं है, स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क, कैपिटल एडिक्वेसी यानी कल
अगर कुछ पैसे देने को आए, क्या इनके पास इनफ कैपिटल है क्या ये सब देने के लिए। उसके अलावा बेसल 3 फ्रेमवर्क के हिसाब से कंप्लायंस है कि नहीं है, एंड अगर आपको चाहिए तो आप किसी और रिपोर्ट्स पे भी रिलाई कर सकते हो, रिलाई ऑन अदर रिपोर्ट्स, एंड दैट इज व्हाट एग्जांपल प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट पे आप रिलाई कर सकते हो। इंटरनल इंस्पेक्शन कुछ हुए रहेंगे, रिजर्व बैंक की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, कॉन्करेंट ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी होगी, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट होगी। ओके, जो भी रिपोर्ट्स होगी उस पर आपको रिलाई करना है नहीं करना है ये आप चेक कर सकते हो मालिक। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी आप बोलोगे सर बेसल 3 फ्रेमवर्क या ये कुछ है, ये कहां से मालूम पड़ सकता है? ये आप अगर चैप्टर 5 ईआईएस का देखते हो, ओके, जिसके अंदर सीबीएस है, तो उसके अंदर आप देखोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ओके, बेसल 3 फ्रेमवर्क के बारे में ब्रीफ बताया हुआ है। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर वहां पर है, बट टू द एक्सटेंट आपको ये लॉ रेगुलेशन यहां पर डिटेल में नहीं है। सीए फाइनल में जाओगे तो इसके ऊपर डिटेल में वर्जन आएगा, बट टू द एक्सटेंट ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कहानी इधर तक क्लियर है। ओके, यहां पर हुई अपनी कहानी खत्म। तो इसमें से सर डिटेल में क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन इनिशियल कंसिडरेशन आ सकता है, या दूसरा आ सकता है कंडक्टिंग एन ऑडिट। ओके, सारे स्टेप्स लिखने को आएगा, सारे स्टेप्स लिखने को आएंगे तो आपको एक एक पॉइंट को अपडेट करना होगा। पहला पॉइंट है इनिशियल कंसिडरेशन, दूसरा पॉइंट आएगा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, तीसरा पॉइंट होगा बैंक एंड उसके एनवायरमेंट को समझना, चौथा होगा अकाउंटिंग सिस्टम को समझना, पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना, नेक्स्ट पॉइंट है एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाना, उसके बाद प्लान बनाना, प्लान का मेमोरेंडम समरी बनाना, उसके हिसाब से ऑडिट मटेरियलिटी ढूंढना, गोइंग कंसर्न एसेस करना। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज है कि नहीं ये देखना, उसके बाद स्पेसिफिक रिस्क ढूंढना, और उसके बाद पता करना आउटसोर्सिंग एक्टिविटी है कि नहीं है, और उसके साथ इसको रिस्पॉन्ड करना। और तीन चीजें एडिशनल पॉइंट दिए हुए, स्ट्रेस टेस्टिंग है, बेसल 3 फ्रेमवर्क है, रिलायंस ऑन अदर रिपोर्ट्स है, ये डिस्कशन पॉइंट रखे हुए हैं मालिक। भारत माता की जय। ये हुए आपके कंडक्टिंग एन ऑडिट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो कंडक्टिंग एन ऑडिट में ये सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ओके, एग्जामिनेशन में आए नहीं आए व्हाटएवर इट मे बी, बट ये पॉइंट रीड वर्थ रीडिंग है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवांसेस। ओके, अब ये ओके यानी आप देखो, आप सबसे पहले अपन ने समझा ऑडिटर कौन होगा, कैसा होगा, उसके बाद रिपोर्ट्स क्या होगी, उसके बाद ऑडिट कैसे किया जा रहा है। अभी एडवांसेस है। एडवांसेस मतलब बैंक में जो एडवांसेस होते हैं उसमें क्या क्या कंप्राइज होता है और उसके लीगल रिक्वायरमेंट क्या है डिस्क्लोजर को लेकर। और अभी अपन ये सारी चीजें ओके, यानी बैंक लोन देती है तो सिक्योरिटी लेती है, सिक्योरिटी के कितने प्रकार है, ओके, सिक्योरिटी किस तरह की जाती है, मॉर्गेज कैसे होते हैं, ये डिस्कशन होगा। और उसके बाद एनपीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नेक्स्ट पूरा सेट ये इसके ऊपर रहेगा। और लास्ट वाला सेट जो रहेगा वो बैलेंस शीट और पीएनएल के ऑडिट को रहेगा। ओके, सट वो ऑडिट करते वक्त आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला पॉइंट आता है एडवांसेस। तो बैंक के एडवांसेस में क्या क्या आता है मालिक? बैंक के एडवांसेस में क्या क्या आता है मालिक? तो बैंक के एडवांसेस में अपन बात करें तो बैंक के एडवांसेस में क्या क्या आता है मालिक? बैंक के एडवांसेस में टर्म लोन्स आते हैं, कैश क्रेडिट्स ओडीज आते हैं, बिल डिस्काउंटेड आते हैं, बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट आते हैं, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, यानी कुछ रिस्क शेयरिंग बेसिस पे लोन दिया होगा। ओके, इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन दिए जाते हैं जिसमें इंटरेस्ट कम रहता है मालिक। तो एडवांसेस में ये आते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडवांसेस। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, बिल परचेजेस एंड डिस्काउंटेड ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रीपेबल टर्म लोन्स ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। और उसके बाद सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज, अनसिक्योर्ड, ये तीन के डिस्क्लोजर मेन रहेंगे। इसके बाद एडवांसेस इन इंडिया ओके कैसे डिफाइन किया जाता है? तो हम उसको ऐसे देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा होगा, पब्लिक सेक्टर कौन सा होगा, बैंक्स एंड अदर्स के पॉइंट पे डिफाइन किए हुए हैं। मेनली सिनेरियो ना प्रायोरिटी सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं एडवांसेस में। प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है, पब्लिक सेक्टर कौन सा है, ये डिफाइन किया जाता है। ओके, अब प्रायोरिटी सेक्टर पब्लिक सेक्टर के और डिवीजन क्या है? एडवांसेस आउटसाइड इंडिया ड्यू फ्रॉम बैंक्स एंड ड्यू फ्रॉम अदर्स, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स एंड अदर्स। यानी एग्जांपल बैंक से आना है, आउटसाइड इंडिया से है या किसी और से आना है जिसमें भी डिफाइन है, तो इनके क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये डिस्क्लोजर्स जरूरी है बैंक के इसमें। अगर ये देखोगे ये डिस्क्लोजर्स के पॉइंट बताए हुए हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया भाई यार ए के पॉइंट में डिस्क्लोजर कैसा है, फिर सिक्योरिटी कैसी ली हुई है, एडवांसेस आपने कैसे दिए हुए हैं, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया आपने कैसे ये किए हुए हैं, ये डिस्कशन आपका डिस्क्लोजर आएगा। लीगल रिक्वायरमेंट ओके, ये लीगल रिक्वायरमेंट मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। मेन पॉइंट यहां से चालू हो जाता है। अभी आपका कंटेंट जो चालू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। ओके, अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज, जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी, सिक्योरिटी वाइज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज स्टैंडर्ड एंड एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, स्टैंडर्ड मतलब जिससे मेरे को पैसा आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इससे मतलब पैसा आना बंद हो चुका है। एग्जांपल, तूने मुझसे लोन लिया था, अब तू मुझे लोन के रीपेमेंट्स ईएमआई नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन कब होगा वो अपने को डिस्कस करना होगा। और स्टैंडर्ड मतलब जिसके ईएमआईज एंड अदर थिंग्स बरोबर आ रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, यानी तेरे से कोई सिक्योरिटी आई है, तेरे से कोई सिक्योरिटी नहीं आई। एग्जांपल, ओके तूने कार खरीदी थी, कार के अगेंस्ट मैंने लोन दिया हुआ है एंड दैट इज सिक्योर्ड वाइज। ओके, एक है मैंने तेरे को पर्सनल लोन दिया जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड वाइज। प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, प्रायोरिटी में आता है कि नॉन प्रायोरिटी में आता है तेरे क्राइटेरिया के हिसाब से। अब क्वेश्चन आता है सर, ये मेरे ख्याल से ये क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस आपको समझा। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई नॉर्म, ओके आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म। ओके, इसके
के बेसिस पे स्टैंडर्ड लोन एंड एनपीएज लोन ये डिफाइन किया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड लोन एंड ये लोन होगा। स्टैंडर्ड में भी ये लोग दो डिवाइड करते हैं, एक है स्टैंडर्ड रेगुलर और एक है स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब ये स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसमें ये स्ट्रेस सिग्नल एंड स्ट्रेस क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि भाई यार अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल, ऐसे में मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को डिफाइन किए जाएंगे जिसमें ये ओवरड्यू बिटवीन क्या है क्या नहीं है, कितने इसमें ओवरड्यू रहेगा, उसके बेसिस पे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स किया जाएगा। यानी एग्जांपल स्टैंडर्ड रेगुलर क्या हो गया, जिसमें ईएमआई रेगुलर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, उसके अंदर एग्जांपल ओवरड्यू हो चुका है लेकिन 60 डेज हुआ है, 90 डेज के 30 डेज हो चुका है, यानी एक महीने के ऊपर निकल गया है, तुमने ईएमआई नहीं भरी है और 60 डेज अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। ओके, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट है, ये स्पेशल मेंशन, एनपीए नहीं है, स्पेशल मेंशन है, इसका आना बंद हो गया है, चालू हो गया, एनपीए की तरफ बढ़ रहा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 60 दिन के ऊपर हो गया, 90 डेज के अंदर है स्पेशल मेंशन अकाउंट, और 90 डेज के ऊपर हो गया तो वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, तो 90 डेज का लॉजिक याद रखना, 90 डेज यानी एग्जांपल मेरा ईएमआई था ओके 30 जून, ओके 30 जून से लेकर 90 डेज खत्म हो चुके हैं, यानी 30 जून के बाद जो भी 90 डेज आ रहा है, 90 डेज का कैलकुलेशन खत्म हो चुका है, उसके बाद ये एनपीए चला जाएगा। लेकिन उसके पहले वो स्टैंडर्ड रेगुलर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ईएमआई नहीं भरा है। ओके, तो वो किस में चला जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट में चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड लोन दो पार्ट में डिवाइड करोगे आप, एक है स्टैंडर्ड रेगुलर और एक है स्पेशल मेंशन अकाउंट जिसमें अपना आना बंद हो चुका है लेकिन एनपीए नहीं है, और एक बार एनपीए में चला गया तो तीन चीजों में चला जाएगा, एक है सब स्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल, एक है लॉस। सब स्टैंडर्ड क्या है, डाउटफुल क्या है, लॉस क्या है, वो आगे आने वाला है, बट नेवरदलेस ये आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एमसीक्यू, व्हाटएवर क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं है उसके हिसाब से, पर ये बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट वाइज ध्यान रखना है आपको। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए आता है नेचर ऑफ सिक्योरिटी। नेचर ऑफ सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी और एक है कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी एग्जांपल, ओके मैंने घर लिया, घर के अगेंस्ट मैंने लोन लिया था, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। अब बॉस कोलैटरल सिक्योरिटी, अब मेरे को और एडिशनल कुछ चाहिए और पैसे चाहिए, अब वो घर के अलावा मैं और कुछ ओके घर की फर्नीचर या सब कुछ रखता हो, ओके दैट इज नथिंग बट कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। ओके, एडिशनल प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो होगी वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, एडिशनल कोलैटरल मतलब उसके अगेंस्ट वो लोन और बढ़ा के दिया या एनपी हो गया, व्हाटएवर इट में भी कुछ भी कैटेगरीज हो सकती है, उसके अगेंस्ट मैंने जो दिया वो कोलैटरल सिक्योरिटी है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? नेचर ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्राइमरी कोलैटरल, प्राइमरी एंड कोलैटरल। अब ये प्राइमरी कोलैटरल कैसे हो सकता है, ओके वो मॉर्गेज से हो सकता है, प्लेज से हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये डिस्कशन अपन अभी कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो याद रखना नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब कोलैटरल, और मोड ऑफ सिक्योरिटी अपन डिस्कस कर रहे हैं। मोड ऑफ सिक्योरिटी में 6 एक मोड है, वो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है मॉर्गेज। मॉर्गेज में आप दो मोड रखते हो, एक है रजिस्टर्ड मॉर्गेज और एक है इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज मतलब एकदम क्लियर कट है, यहां पर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओके आपके पास रहता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी ओके ये मॉर्गेज रजिस्टर्ड किया जाता है आपके नाम से, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज मतलब मेरे पास ही है, मेरे नाम पे ही है, ओके टाइटल डीड्स मेरे नाम पे है, वो आपके नाम पे नहीं है लेकिन मैंने आपको टाइटल डीड्स आपको हवाले कर दिया, दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज। यूजुअली रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज में एग्जांपल ओके मैंने कार लोन दिया, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, क्योंकि वो कार लोन में आया रहेगा कि भाई ये कार लोन मतलब कार इज अगेंस्ट बैंक के लोन के अगेंस्ट ये रहेगा, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज म्यूचुअल फंड से अगेंस्ट मैंने लोन लिया है, अब म्यूचुअल फंड मेरे नाम पे ही है, म्यूचुअल फंड मेरे नाम पे ही है लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड के टाइटल डीड्स मैंने कुछ दे दिए होंगे, ओके दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज। ये तो मल्टीपल एग्जांपल है, मैं छोटे में फास्ट ट्रैक में जो एग्जांपल बता रहा हूं, ओके ये मैं जो रिलेवेंट फटाफट आ रहा है ना वो बता रहा हूं मालिक, तो मेक इट श्योर ये ध्यान रखेगा मॉर्गेज केस में। सेकंड पॉइंट है प्लेज। प्लेज इज नथिंग बट अ बेलमेंट, ओके मतलब ये बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स है बाय द बोरोवर टू लेंडिंग बैंक विद इंटेंशन टू क्रिएटिंग ए चार्ज देयर ऑन सिक्योरिटी फॉर द एडवांस, यानी मुझे एडवांस चाहिए और उस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। ओके बेलमेंट और प्लेज, बेलमेंट और प्लेज मतलब प्लेज किया है यानी मैंने गुड्स प्लेज कर दिया है, ओके यानी सोना रख दिया है, व्हाटएवर इट मे बी, दैट इज नथिंग बट ए कांसेप्ट ऑफ प्लेज। हाइपोथेकेशन, हाइपोथेकेशन इज नथिंग बट ए इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी एग्जांपल ओके आपने देखा होगा रिक्शा के पीछे लिखा होता है ये रिक्शा ओके हाइपोथेकेटेड टू कैनरा बैंक या समथिंग लाइक दैट बैंक, दैट इज नथिंग बट हाइपोथेकेशन। ये इक्विटेबल मॉर्गेज है, मॉर्गेज का एक तरीका ही है, इसमें सिर्फ ये होता है कि जो ओनर होता है मेरे नाम पे ही गुड्स है, ओके इसमें खाली हाइपोथेकेट रखा हुआ है लेकिन मैं बार बार बैंक को अपडेट्स दूंगा कि भाई यार इसकी वैल्यू क्या है, इसका वैल्यूएशन बरोबर है क्या, इसकी परिस्थिति क्या है, इसकी मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट एसेट, ये मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज हैपन इन हाइपोथेकेशन। असाइनमेंट, ओके असाइनमेंट मतलब क्या होगा, ओके ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट्स, मुझे डेटर्स से पैसे मिलने वाले थे, रेदर देन मैंने क्या किया बैंक को बोला तुम ये डेटर से पैसे ले लो, मुझे अभी पैसे दे दो, ओके दिस इज नथिंग बट असाइनमेंट। ओके एलआईसी पॉलिसी मैच्योर्ड होने वाली है, ओके 2 साल के बाद होने वाली है, 2 साल के बाद मुझे ये पैसे आने वाले 10 लाख, ओके मैं बैंक के पास जाता हूं मुझे 7 लाख अभी दे दो, 2 साल के बाद तुम 10 लाख ले लेना, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट एलआईसी के लिए होता है, ओके अकाउंट रिसीवेबल के लिए होता है और समथिंग लाइक दैट। सेट ऑफ आपको ऑलरेडी पता है, ओके क्रेडिटर एंड डेटर, ओके मैं क्रेडिटर भी हूं आपका डेटर भी हूं, ओके मैं सेट ऑफ करने
करने की कोशिश करूंगा, दैट इज समथिंग विच इज एडजस्टिंग द अमाउंट। मेरा क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस, ये दोनों को अमाउंट को एडजस्ट कर दो, दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ। ओके, सेट ऑफ इज a statutory right of a creditor to adjust wholly or partly the debit balance in debtor's account against any credit balance lying in another account of the debtor। मालिक समझ में आ रहा है, क्रेडिट एंड डेटर। एंड उसके बाद है लियन। लियन एकदम क्लियर कट है। ओके, जब आप उस चीज को डिस्पोज कर सकते हो। एग्जांपल, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो आप वो एसेट लेके जाओगे और एसेट लेके जाके बेच भी सकते हो। दिस इज नथिंग बट लियन। दिस इज कॉल्ड ए लियन। लियन इज a creation of legal charge with the consent of owner which gives lender a legal right to seize, dispose or liquidate the asset under lien। याद रखना, ये है मोड ऑफ क्रिएशन। मैंने बताया था 6 मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है। ओके, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, एक दूसरा मतलब ये एक दूसरे से लिंक्ड है। यानी एग्जांपल, अगर मॉर्गेज किया है और मॉर्गेज के बाद मैंने ईएमआई नहीं भरा, तो आप क्या करोगे, लियन यूज कर लोगे। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स मालिक। ओके, तो 6 पॉइंट कौन से? पहला है मॉर्गेज, दूसरा है प्लेज, तीसरा है हाइपोथेकेशन, चौथा है असाइनमेंट, पांचवा है सेट ऑफ एंड नेक्स्ट इज लियन। वापस बोल रहा हूं, ओके, मॉर्गेज होगा, उसके बाद प्लेज होगा, उसके बाद हाइपोथेकेशन होगा, उसके बाद असाइनमेंट होगा, उसके बाद सेट ऑफ होगा एंड लास्ट पॉइंट होगा लियन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, व्हाट ये क्वेश्चन क्या है मालिक? मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सिक्योरिटी? प्राइमरी एंड कोलैटरल। दिस इज समथिंग व्हिच नीड टू क्लोज इट आउट। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर कट है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तोड़ पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। और ये होने के बाद आपके लिए आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट होता है एनपीए। मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो गुड, नहीं मालूम होगा तो सुन लीजिए। एनपीए, अगर आपको कोई भी एसेट 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू रह गया, 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू रह गया, दैट इज कॉल्ड एनपीए। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 30 जून मेरा अमाउंट पेड था, अमाउंट पेमेंट ईएमआई का डेट था, ओके, 90 डेज उसके ऊपर निकल गए, 90 डेज के बाद उसको कैटेगरी क्या दे दी जाएगी? एनपीए। और अगर आपको याद है एनपीए दिया जाएगा तो उसको कौन सा दे दिया जाएगा? सब स्टैंडर्ड। कौन सा दे दिया जाएगा बेटा? सब स्टैंडर्ड। ओके, लेकिन एग्जांपल ध्यान रखना, वापस याद रखना, 30 जून को मेरा ईएमआई था, मैंने भरा नहीं। ओके, अगले दिन क्या वो मेरा स्टैंडर्ड एसेट है? आंसर इज यस, वो स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन स्टैंडर्ड एसेट में एसएमए में चला जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? एसएमए में चला जाएगा जो ऑल टुगेदर है। लेकिन उसके बाद 30 डेज ऊपर और निकल गए, यानी 30 डेज, 30 जून के बाद एग्जांपल बात करते हैं, 30 जुलाई आ गया, अब 30 जुलाई के ऊपर चला गया, अब वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में चला जाएगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट भी है लेकिन वो एसएमए 1 आ जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, एसएमए 1। ओके, एसएमए 0 कौन है? जिसमें स्ट्रेस सिग्नल, स्ट्रेस मतलब पैसा मिलना बंद हो गया, पैसा मिलना बंद हो गया। तो अगर 30 जून, यानी मेरे को बताओ 1 जुलाई को ये मेरे डिस्क्लोजर में किधर जाएगा? 1 जुलाई को ये मेरे डिस्क्लोजर में किधर जाएगा? ये एसएमए 0 में चला जाएगा, एसएमए 0 में चला जाएगा। ओके, 30 जुलाई को ये किधर चला जाएगा? 30 जुलाई के बाद ये किधर, 31 जुलाई को ये किधर चला जाएगा? एसएमए 1 में चला जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? उसके बाद और 60 डेज के ऊपर हो गया, यानी एग्जांपल, ओके, 31 अगस्त को ये किधर चला जाएगा? 31 अगस्त को ये एसएमए 2 में चला जाएगा। एसएमए 2, सर ये कहां से आया? एसएमए 1, एसएमए 0, 1, 2, ये यहां से, इफ रिमेंबर। और इसके बाद जैसे ही 90 डेज खत्म हो जाएंगे, ये एसएमए छोड़ दो। ओके, उसके बाद चला जाएगा वो एनपीए में। और एनपीए में 3 क्लासिफिकेशन है, आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। 3 क्लासिफिकेशन कौन से है? सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है एंड लॉस है। अब ये किस में चला जाएगा? सब स्टैंडर्ड में चला जाएगा, याद रखना। यानी 90 डेज के ऊपर हो गया, 90 डेज के ऊपर हो गया, वो आपका एनपीए हो जाता है और एनपीए से वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। सब स्टैंडर्ड में याद रखना, और एक बता दूं, सब स्टैंडर्ड में रहने के लिए उसको 12 मंथ्स रह सकते हैं। यानी 12 मंथ्स एनपीए रहा, 12 मंथ्स एनपीए रहा तो वो सब स्टैंडर्ड रहेगा। 12 मंथ्स के ऊपर हो गया, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, 90 डेज के बाद 12 मंथ्स, 90 डेज के बाद 12 मंथ्स, 12 मंथ्स फ्रॉम एनपीए, 12 मंथ्स फ्रॉम एनपीए। ओके, जिस दिन एनपीए होगा उसके बाद वो 12 मंथ्स तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा। 12 मंथ्स के ऊपर हो गया तो वो डाउटफुल में चला जाएगा, और फिर डाउटफुल में D1, D2, D3 है। ओके, उसके बाद वो ईयर्स की कैटेगरी है और उसके बाद लॉस एसेट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो मैं आपको वापस बता दूं, जिस दिन ओवरड्यू हो गया, अगर ओवरड्यू हो गया, स्ट्रेस हो गया, ओवरड्यू मतलब पैसा नहीं आया, स्ट्रेस हुआ, तो ये किस में चला जाएगा बेटा? एसएमए 1, एसएमए 0 में होगा। उसके बाद 30 डेज के ऊपर ओवरड्यू हो गया, 30 डेज यानी 31 डे से चालू होगा, 31 डे से ये एसएमए 1 में चला जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन 61 डे से आएगा, फिर एसएमए 2 में चला जाएगा, और उसके बाद ग्रेटर देन 90 डेज के ऊपर हो गया। ओके, मेरे को बताओ किस में जाएगा? सब स्टैंडर्ड में जाएगा। और सब स्टैंडर्ड में कब तक रहेगा? ये 12 मंथ्स तक रहेगा। जब ये 90 डेज एंड हुआ उसके बाद 12 मंथ्स तक रहेगा। झेपा मालिक? और 12 मंथ्स खत्म हो गया, फिर वो किस में चला जाएगा? डाउटफुल में चला जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, सो मेरे ख्याल से ये कहानी पूरी क्लियर है, ये पूरा पेज मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अगर आप नोट करोगे, कैटेगरीज ऑफ एनपीए, सबसे पहला सब स्टैंडर्ड एसेट। ओके, वुड बी वन व्हिच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम है। ओके, तो वो एनपीए रहेंगे। इनको प्रोविजंस कितना देना पड़ेगा? 15%, यानी इनके जो भी एसेट्स है 15% अपने को राइट ऑफ करने पड़ेंगे। ओके, अपने को ये आने वाला है कि नहीं आने वाला गारंटी नहीं है। डाउटफुल में कब चला जाएगा? वुड बी वन दैट हैज व्हिच हैज रिमेन्ड इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 12 महीने हो गए, खत्म हो गए, उसके बाद डाउटफुल में चला जाएगा। अगर वो डाउटफुल 1 साल के लिए है तो D1 होगा, 1 से 3 साल के लिए D2 होगा, और 3 साल से ज्यादा है तो D3 होगा। ओके, तो आपको ये डिफाइन किया हुआ है कि आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के लिए प्रोविजन क्या देना है। 25%, 100%, 40%, 100%, 100%, 100%, यानी
यानी अगर डाउटफुल फर्स्ट ईयर के लिए है तो 25% आपको प्रोविजन देना पड़ेगा, और अगर अनसिक्योर्ड है तो पूरा डूब जाएगा। ओके, अगर 1 से 3 ईयर है 40% देना पड़ेगा, सिक्योर्ड है तो, अनसिक्योर्ड है तो 100% देना पड़ेगा, और अगर 3 साल से ऊपर हो गया तो 100% प्रोविजन सीधा कर देने का, राइट ऑफ कर देने का, खत्म स्टोरी, प्रोविजन दे देने का है। एवरीबडी क्लियर मालिक? और अगर लॉस एसेट है, अब लॉस एसेट कौन डिफाइन करेगा? या तो आरबीआई इंस्पेक्शन में होगा, या इंटरनल ऑडिटर बोलेंगे, या एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेंगे, ओके, या बैंक ने आइडेंटिफाई किया होगा तो ये लॉस एसेट होगा। लेकिन याद रखना, इट शुड बी मतलब ये अगर पूरा राइट ऑफ हो गया तो लॉस एसेट नहीं, अगर ये 100% ऊपर ही हो गया था, 100% ऊपर ही हो गया था, मेरे को बताओ 100% ऊपर हो गया था, तो लॉस एसेट क्या होगा? वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया, सारा प्रोविजन दे दिया है। ओके, तो बट याद रखना मालिक, अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है, यानी एग्जांपल इट में हैपन, ओके, समथिंग अराउंड इधर आया, वो सबस्टैंडर्ड एसेट में, और ऑडिटर बोल रहा है कि नहीं भाई ये लॉस एसेट है, ये आने वाला नहीं पैसा तुम्हें, ओके, ऑलरेडी तभी लिक्विडेशन में चला गया, जो डेटर है वही लिक्विडेशन में चला गया, डूब गया पैसा, अब उसको क्या होगा? वो डायरेक्टली लॉस एसेट में जाएगा। लॉस एसेट वो होता है जिसका अमाउंट राइट ऑफ नहीं किया जाता है, जो राइट ऑफ होता है वो ऑलरेडी लॉस तो चला गया ना मालिक, यानी पॉइंट टू बी नोटेड यार, इधर वाला बंदा है तो लॉस खत्म ही ना, उसका पूरा राइट ऑफ ही हो गया ना मालिक, ये पॉइंट आपको नोट रखना होगा। तो एनपीए एंड अदर थिंग्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस हियर। ओके, अब ये थोड़े से अगले 2 पेज है ना, ये अगर आप नोट करोगे मॉड्यूल के 2-3 पेज है ना, ये अब ये आपको इसी एनपीएस के रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है, तो अपन डिस्कस करते हैं, देखते हैं, ये सारे पॉइंट डिस्कस अच्छे से करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी तोड़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बार खत्म हो गया, ये 2 पेज आपके खत्म हो गए, तो इसके बाद सिर्फ है ना वो पीएनएल एंड बैलेंस शीट के आइटम्स बताए, जिसको खाली रीड प्रोसीजर करना है, इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं है। तो ये 2 पेज अच्छे से देख लीजिए, तो ऑल टुगेदर आपका बैंक ऑडिट भी बहुत तोड़ खत्म हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है मालिक। ओके, तो पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन एज एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी हुआ तो ही एनपीए का क्लासिफिकेशन, मतलब उसी बेसिस पे होगा। अगर रिकवरी नहीं आया, नहीं यार रिकवरी नहीं हो रही है, मतलब इन शॉर्ट, ओके, 90 डेज कब से, जिस दिन से पैसा नहीं आया, ओके, तो अगर वापस अपने को क्लासिफिकेशन एनपीए, वो आप भी बोलना नहीं एनपीए वापस स्टैंडर्ड हो गया है, तो कब होगा? रिकवरी होगी तभी होगा ना स्टैंडर्ड, तब तक स्टैंडर्ड होगा नहीं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेट वर्थ ऑफ बोरोवर इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एज एन एडवांस एज एनपीए और अदरवाइज, यानी अगर मेरा नेटवर्थ अरबों खरबों रुपए का, एग्जांपल जियो ने ईएमआई लोन लिया, और लोन जियो मतलब रिलायंस ने लोन लिया और लोन का रिपेमेंट नहीं किया, ग्रेटर देन 90 डेज हो गए, मेरे को बताओ एनपीए करना है क्या? आप बोलोगे काय के लिए करने का सर, रिलायंस है, मुकेश भाई अंबानी है, कहां से क्या होगा? अरे भाई एनपीए करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। ओके, नेटवर्थ किसी से लेना देना नहीं है। Asset classification would be borrower wise and not facility wise. All facility including investment in security would be treated as NPA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखना। ओके, जो भी एसेट क्लासिफिकेशन होगा वो borrower wise होगा, ओके, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ, फैसिलिटी वाइज borrower वाइज क्या है। ओके, ये वाला एग्जांपल को ध्यान में रख लीजिए मालिक। ये एग्जांपल क्या बोलता है? एग्जांपल, मिस्टर ए ने ओके लोन एक्स लिया, लोन वाई लिया, लोन एक्स और लोन वाई, ओके, लोन एक्स का वो रिपेमेंट बरोबर कर रहे हैं, बहुत तोड़ कर रहे हैं मालिक, बहुत तोड़ कर रहे हैं, लेकिन लोन वाई के रीपेमेंट की लगा डाली, ओके, इसकी लगा डाली, रीपेमेंट की लगा डाली, और इसमें 90 डेज के ऊपर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, एनपीए कौन सा होगा? एक्स का लोन का रीपेमेंट बरोबर हो रहा है, एक्स लोन के लिए रीपेमेंट बरोबर हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर एनपीए इसको करो, ऊपर वाला एनपीए की होगा, उसकी पेमेंट तो बरोबर हो रही है। यही ये लोग बोलते हैं कि रीपेमेंट के याद रखना, जो एनपीए ट्रीट किया जा रहा है वो बोरोवर वाइज किया जा रहा है, फैसिलिटी वाइज नहीं। उसने एक्स लोन लिया है, वो बरोबर कर रहा है, वाई लोन बरोबर नहीं कर रहा है, ये फैसिलिटी हुई, उसको एक्स लोन की फैसिलिटी है, वाई लोन की फैसिलिटी है, ओके, इट इज नॉट फैसिलिटी वाइज, इट इज बोरोवर वाइज, यानी हम लोग मिस्टर ए को सीधा एनपीए ट्रीट करेंगे, बात खत्म। इसका मतलब इसने जो जो फैसिलिटी ली है सब एनपीए, इसने जो जो फैसिलिटी ली है सब एनपीए। याद रखना ये पर बैंक में होता है, यानी एग्जांपल एक्स लोन लिया होगा एक बैंक से, वाई लोन लिया होगा किसी और बैंक से, तब वो एनपीए का डिफाइन नहीं होगा। मेरे ही बैंक में उसने एक्स लोन लिया और वाई लोन लिया हुआ है, ओके, एक्स में रीपेमेंट बरोबर कर रहा है, वाई में नहीं कर रहा है, ओके, तो मैं नहीं बोलूंगा वाई एनपीए होगा, एक्स नहीं एनपीए होगा। तो मेरे लिए एक्स वाई मिस्टर ए एनपीए, खत्म स्टोरी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आया। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो ऐसा हो सकता है, ओके, 30 जून से इसने रीपेमेंट बंद कर दिया, 30 जून से अपने एग्जांपल को। अब 31 मार्च आया, इसने क्या किया, इसको मालूम हुआ साला यार मेरे को एनपीए डालेंगे बैलेंस शीट डेट पे, और ये अपने बैंक मैनेजर एंड अदर थिंग्स को आएंगे। तो ये लोग बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नोट करना होगा ऑडिटर, अगर आपको मालूम पड़ रहा है ये एनपीए को बैलेंस शीट के डेट पे रेगुलराइज किया जा रहा है, बैलेंस शीट डेट पे रेगुलराइज किया जा रहा है, तो ये कोई फ्रॉड वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसको एनपीए मत करो, इसको कंसिस्टेंसी होने दो, उसके बाद ही इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट में डालना, ओके, तब तक एनपीए में ही रहने देना। यानी एग्जांपल, सपोज इसने 30 जून को इसने डिफॉल्ट किया, 31 मार्च को इसने भर दिया। अब 31 मार्च को आप क्या बोलोगे, किधर डाल दो, ओके, इसको स्टैंडर्ड एसेट कर दो, पर ये बोलता है ऐसा मत
करो, इसकी कंसिस्टेंसी देखो, उसके बाद करो। मालूम पड़ा बैलेंस शीट डेट पे ये कर लेता है और वापस अप्रैल महीने से वापस डिफॉल्ट करते जाएगा, तो मतलब बनेगा क्या मालिक? नहीं, द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर अकाउंट्स व्हिच इज सॉलिटरी और फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड ओके बिफोर बैलेंस शीट ओके शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड विदाउट स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी। समझ में आया? यानी सब्जेक्टिविटी मत रखना, एकदम क्लियरली रखना। ओके, लेकिन इन्होंने क्या एक चीज बोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस वेयर गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड और रेपुडिएटेड एज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट बट रिकॉर्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकग्निशन। यानी एग्जांपल, ओके आपने लोन दिया था मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी दी थी, ओके मोदी जी का गारंटी दिया हुआ है और वो गारंटी अभी तक रिवोक नहीं की गई है, रेपुडिएट नहीं की गई है, तो ये बैलेंस शीट में स्टैंडर्ड एसेट होगा, स्टैंडर्ड एसेट ही होगा, लेकिन इसका इनकम रिकग्निशन नहीं होगा, इसका इनकम रिकग्निशन नहीं होगा, इनकम रिकग्निशन के लिए एनपीए होगा, लेकिन बैलेंस शीट में ये स्टैंडर्ड एसेट ही माना जाएगा। बैलेंस शीट में जो क्लासिफिकेशन होगा स्टैंडर्ड में लिखा जाएगा, ओके एनपीए में नहीं लिखा जाएगा। देखो बैंक्स के लिए ये बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर ही तो मैटर करते हैं, जितना ज्यादा एनपीए उतना बैंक का प्रॉब्लम होगा, बैंक का वैल्यूएशन का इंपैक्ट होगा, शेयर होल्डर का फेथ उठते जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा नोट रखना होगा ये पॉइंट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ये होने के बाद एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, सर ये क्या है? ओके दो बैंक मिलकर लोन दे रही है, ओके इमेजिन करो दो बैंक मिलकर मिस्टर ए को लोन दिया, अब दो बैंक लोन दे रही है तो ईएमआई दो बैंक को नहीं जाता, ईएमआई एक बैंक को जाएगा और एक बैंक से दूसरे बैंक में आएगा। दिस इज हाउ द थिंग्स हैव वर्कड। ओके सर एडवांसेस ऑन कंसोर्टियम, तो ये लोग क्या बोलते हैं? ओके कंसोर्टियम एडवांसेस शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जो भी रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स होती है उनको जैसी रिकवरी मिलती है उसके हिसाब से आप एनपीए ट्रीट करोगे। अगर वो रिकवरी नहीं हो रही है तो एनपीए नहीं होगा, भले वो मेन बैंक को पैसा मिला होगा, मुझे मिला क्या? नहीं मिला, ओके तो भाई ये मेरे लिए एनपीए होगा, दैट्स इट। ओके कंसोर्टियम बैंक, कंसोर्टियम मतलब दो जन मिलके, दो से ज्यादा मिलके लोन दे रहे हैं। ड्रॉइंग पावर इन एलोकेशन इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, ओके लीड बैंक वुड बी रिस्पांसिबल फॉर कंप्यूटिंग द ड्रॉइंग पावर, क्योंकि याद रखना कैश क्रेडिट में ना जितना ड्रॉइंग पावर के ऊपर गया उसके बाद आपके प्रॉब्लम चालू हो गए, तो लीड बैंक डिसाइड करेगा कि एनपीए कैसे डिफाइन किया जाएगा। अकाउंट्स, ओके ये भी आपके लिए तोड़ एलडीआर है, ये मैंने मार्क नहीं किया था पर ये तोड़ एलडीआर है। अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोशन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर, ओके वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोड हो गई। एक एग्जांपल देता हूं, ओके अपन ने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी अभी लोन पे खरीदी और अचानक गवर्नमेंट निकाला ओके पेट्रोल कार बंद, अभी मेरे को बताओ खाली उन्होंने बोला ओनली मोटर जो इलेक्ट्रिक कार है वही सर्वाइव होगी, अब मैं काहे के लिए लोन भरूंगा उसका, क्योंकि वो कार मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है। ओके तो मेरे को बताओ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की लग गई ना बैंक की, और बैंक के लिए भी लॉस हो गया ये, इसीलिए यानी स्टैंडर्ड एसेट है, अभी तक स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट में से ये लॉस एसेट में चला जाएगा। जो मैं आपको मालूम पिछले दिन बोल रहा था लॉस एसेट स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए भी नहीं स्टैंडर्ड एसेट में से भी लॉस में जा सकता है अगर ये कैटेगरी आती है तो ये कैटेगरी देख लो क्या लिखा है, व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक सच एनपीएस मे बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल। सीधा डाउटफुल, ये एनपीए में सब स्टैंडर्ड में नहीं डालोगे, सब स्टैंडर्ड में नहीं डालोगे, सीधा डाउटफुल में डालोगे। इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय बैंक ओके और आरबीआई इज लेस देन 10% द एसेट वुड बी सीधा लॉस एसेट। ओके यानी अब मेरे को बताओ जो मैंने कार ली है वो तो लॉस में ही है ना, और मैं काहे के लिए रीपेमेंट करूंगा ईएमआई, रीजन सिंपल है मेरे को भी वो कार का क्या आने वाला है। ओके सो दैट्स इट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से भारत माता की जय, जय प्राइम मालिक। ये होने के बाद एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी केवीपी आईवीपी, ओके एडवांसेस जो भी मिले होंगे इसके अगेंस्ट ओके याद रखना प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना रहेगा, नॉट ट्रीटेड एज एनपीए, लेकिन एडिक्वेट मार्जिन रहा तो यानी कि एनएससीज केवीपी टर्म डिपॉजिट्स आईवीपीज होते हैं, ओके याद रखना ये एनपीए ट्रीट किए नहीं जाएंगे, लेकिन एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए। सेम लॉजिक ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ओके याद रखना इनकम रिकग्निशन सीधा ऑन रिकवरी होगा, इनकम रिकग्निशन ये बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर के लिए, ये सेम ऊपर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बताया ना, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी उसी कंटेक्स्ट में आएगा। एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, अगला पॉइंट आता है आपके लिए, ओके नेचुरल कैलेमिटीज है, तो ये आरबीआई ने बोला है आप बैंक अपनी अपनी पॉलिसी आप डिसाइड करो, यानी अगर कोई एग्रीकल्चर एडवांस दिया, नेचुरल कैलेमिटी सुनामी आया, फ्लड हुआ, अभी कुछ हुआ, ओके आसाम में फ्लड आया, अभी उसमें मैंने लोन दिए थे, ओके कोई फार्मर्स को लोन दिया, अभी उसमें कुछ कैलेमिटीज आ गई, ओके इसमें बैंक की पॉलिसी है, बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, बैंक में डिसाइड ऑन देयर ओन रिलीफ मेजर्स, इसमें आरबीआई बोलता है हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके अलावा क्या एडवांसेस टू स्टाफ दिया जाता है? आंसर इज यस। याद रखना एडवांसेस टू स्टाफ में ओके यूजुअली इंटरेस्ट फ्री होता है, या तो इंटरेस्ट होता है एकदम मिनिमल होता है और प्रिंसिपल का पेमेंट होने के बाद इंटरेस्ट लिया जाता है, तो इस केस में ये इंटरेस्ट के लिए हम लोग एनपीए डिसाइड नहीं करेंगे। ओके तो ये लोग बोलते हैं इन द केस ऑफ हाउसिंग लोन और सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर वेयर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवर ड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया, मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे इंटरेस्ट किधर मिला है, इंटरेस्ट तो मिलने वाला ही नहीं ना, पॉलिसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिक ही वैसा ही है।
एग्रीकल्चर एडवांसेस, इसमें एनपीए कब होगा? ओके सो याद रखना, अगर शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन है तो 2 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए माना जाएगा, लॉन्ग क्रॉप ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए माना जाएगा। ओके तो याद रखना, अगर ये शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन लॉन्ग क्रॉप ड्यूरेशन का लॉजिक अपने अपने सबसे डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, लेकिन स्ट्रक्चर ये है। तो 1 शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन है तो 2 क्रॉप सीजन के बाद ये एनपीए होगा अपना। बाकी इसमें क्या था 90 डेज, लेकिन अगर एग्रीकल्चर एडवांसेस है उसमें 90 डेज नहीं होता है, उसमें शॉर्ट क्रॉप सीजन है और लॉन्ग क्रॉप सीजन है। शॉर्ट क्रॉप सीजन है तो 2 क्रॉप सीजन, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन है तो इसमें 1 क्रॉप सीजन के बाद अगर पैसा नहीं आया तो इसको एनपीए ट्रीट किया जाएगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर क्यों है? ओके आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस के लिए, ओके ड्राइंग पावर का कंपटीशन के लिए दिया हुआ है, तो ये एक आंसर आप अच्छे से याद रख लीजिए। एंड मैं आपको बता दूं, अभी आगे 3-4 पेजेस जो रहेंगे जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ रिपीट करने वाला हूँ, मैं खाली रीड करने वाला हूँ। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पीएनएल बैलेंस शीट को ऑडिट करना है और बैंक्स के पीएनएल बैलेंस शीट में क्या क्या आना चाहिए वो लिखा हुआ है। ओके तो आगे के इसमें मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कोई दम नहीं है सच, बट ये है कॉन्सेप्चुअली जितना बैंक के लिए नोन होना चाहिए था, अभी 44 मिनट्स में आपने वो स्ट्रक्चर समझ लिया मालिक। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर वाइज क्लियर है मालिक। तो भारत माता की जय। ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन द बोथ ड्राइंग पावर एंड सेक्शन लिमिट। ओके सेक्शन लिमिट में होना चाहिए, ड्राइंग पावर में होना चाहिए। बैंक शुड एंश्योर दैट ड्राइंग्स विद द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट्स। स्टॉक स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली रिटर्न्स सबमिट होनी चाहिए, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट होने चाहिए। इट नीड टू बी एंश्योर दैट ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब एक्सटेंट याद रखना, एक्सटेंट को एक्सटेंड मत करना, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे। एक्सटेंड मतलब करंट प्रोविजन, एक्सटेंड मतलब करंट प्रोविजन। अभी जो करंट प्रोविजन होगी याद रखना, यानी एक्ट में नहीं लिखा होगा, एक्ट में नहीं होगा, इसके लिए रूल्स होते हैं। जब भी एक्सटेंड लिखा होता है ना तो इसमें कुछ रूल्स आते होते हैं, रूल्स अपडेट होते रहते हैं, वो रूल्स को देखिए और रूल्स के हिसाब से होना चाहिए उसका। ओके ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर एक्सटेंड। स्टॉक ऑडिट ओके इज कैरिड आउट बाय बैंक फॉर ऑल। जिसने भी स्टॉक ऑडिट किए हुए हैं, जिसमें आपने 5 करोड़ से ज्यादा आपने ड्राइंग पावर दिया हुआ है, तो स्टॉक ऑडिट करवाना चाहिए, कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब करवाना चाहिए आपने। एंड ड्राइंग पावर नीड टू बी कैलकुलेटेड केयरफुली। ये पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है। ये ड्राइंग पावर क्या होता है? ओडीज एंड अदर थिंग्स दिया जाता है ना, ड्राइंग पावर आप कितना विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद ऑडिट ऑफ एडवांसेस। क्या ऑडिट ऑफ एडवांसेस कॉन्सेप्ट है मालिक? आंसर इज यस। ओके अमाउंट्स इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट ओके इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस, कितना आउटस्टैंडिंग है देखिए। ओके अमाउंट ड्यू टू बैंक डिफाइन किया जाएगा। ओके कितना सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स बरोबर है कि नहीं है। नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है ना, मतलब कोई वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस बरोबर है कि नहीं ये चेक करिए। ईआरसीवी जैसा कॉन्सेप्ट, हाँ एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, यही सब लिख रहा हूँ मैं अभी। उसके अलावा द एडवांसेस आर डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब बरोबर है कि नहीं। अप्रोप्रिएट प्रोविजन किया है क्या टुवर्ड्स एडवांसेस एज पर आरबीआई नॉर्म्स, ये चेक करिए। ओके दैट्स इट। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन एडवांसेस। ये तो पॉइंट आपका पंचायती है जो चैप्टर 4 में पेपर ने दिखाया है। द बैंक शुड मेक एडवांसेस, जब भी आप पूरा चेक होने के बाद सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, कंप्लायंस बराबर होना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, सिक्योरिटीज होनी चाहिए, सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, ड्राइंग पावर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, केप्ट विद इन बोथ में, यानी वो सारे लिमिट्स में होने चाहिए। ओके अगर लिमिट्स के ऊपर हुए तो उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, और रिव्यूड एट रेगुलर इंटरवल, ये होना चाहिए। तो इवैल्यूएशन, जब भी आप एडवांसेस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करोगे तो ये चीजें चेक करनी चाहिए मालिक। ओके ये पॉइंट होने के बाद आपका ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम। ओके रेवेन्यू आइटम में क्या क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न। क्या बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है? आंसर इज यस। तो कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, कितना इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट पे है, कितना इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो रहते हैं उसके ऊपर कितना आया हुआ है। अदर्स ओके इंक्लूड्स अदर इंटरेस्ट एंड इनकम नॉट लिमिटेड टू अबव हेड्स। ओके यानी कोई भी इंटरेस्ट कितना कमाया हुआ है बैंक ने वो उसका डिस्क्लोजर है। ये सारी चीजें आपको देखनी है, ये ऑडिट करना है मालिक। ऑडिट करना उसका प्रोसीजर एक दिया हुआ है, लेकिन ऑडिट में क्या क्या आएगा ये देखा हुआ है। उसके अलावा अदर इनकम बैंक के पास क्या है? कमीशन फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर, बाहर के रेमिटेंस भी होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस। अगर आपको मालूम है आरटीजीएस के लिए, आरटीजीएस ही नहीं आईएमपीएस के लिए चार्जेस भी लगाती है बैंक, ये सारा सिनारियो है। कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी, लोन प्रोसेसिंग के लिए कुछ कमीशन है, मोबाइल बैंकिंग फीस होती है, क्रेडिट डेबिट कार्ड फीस होती है, ओके लेटिंग आउट लॉकर्स की फीस होती है, गवर्नमेंट बिजनेस है। उसके अलावा परमिटेड एजेंसीज है, सिक्योरिटीज के ऊपर ब्रोकरेज, इंश्योरेंस रेफरल कमीशन आता है उनको, कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स आते हैं, सर्विस ट्रांजेक्शन बैंकिंग चार्जेस, माँ कसम तोड़ कमाती है बैंक। ओके यानी डीमैट अकाउंट, ओके इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो भी होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट बेचा होगा उस पर पैसा आया होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आया है, लैंड्स ऑन बिल्डिंग्स बेची होगी, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ रहेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मेनली। ओके अगर कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये आपको एसएफएम में मिलेगा। ओके फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है या कुछ होता है। उसके अलावा उनको कोई डिविडेंड्स मिला है क्या, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर जो भी होंगे, और उसके अलावा मिसलेनियस इनकम। इनका ऑडिट अप्रोच क्या होना चाहिए, एक आंसर में डिफाइन किया हुआ है। ऑडिट अप्रोच क्या है याद रखिए, कोई भी अनरिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए, इनकम रिकॉर्ड बरोबर होना चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट से। ओके, इनकम रिकग्निशन बरोबर होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इफ एनी आइटम ऑफ इनकम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटेरियल, ओके, कौन से मटेरियल नहीं है। बैंक रिकग्नाइज इनकम कैसे करती है, ऑन एक्रूअल बेसिस, लेकिन आपको याद होगा एनपीएस केस में एक्रूअल बेसिस पे नहीं आएगा मालिक। द गाइडलाइंस रिक्वायर दैट बैंक शुड नॉट रिकग्नाइज इनकम ऑन एनपीए, ये पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेन टर्म डिपॉजिट एंड अदर थिंग्स में, ये आपको मैंने बताया था, इनको एनपीए नहीं होगा, लेकिन इनका इनकम क्या होगा, इनकम क्या सीन होगा, इनकम का रिकग्निशन जब रिकवर एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, रिसीट बेसिस पे आना चाहिए। ये पॉइंट पे अपन ने डिस्कस किया था, मतलब शायद इसका एक बार मैं देख के आपको अपडेट करता हूँ लेटर ऑन, बट इसके इसमें भी अपना सेम ही है। इसमें आप इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड सो ऑन। ओके, रिकॉर्ड कर सकते हो, ये एक बार मैं आपको अपडेट करता हूँ मालिक। ओके, अगले चैप्टर 13 के इसमें जब मैं रिकॉर्डिंग चालू करूँगा तब मैं इसके पॉइंट पे एक बार देख के मैं अपडेट करता हूँ। बट टू द एक्सटेंट ये पॉइंट ऐसा ही है कि इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन, शायद मेरे को याद एग्जैक्टली याद नहीं रहा है, बट टू द एक्सटेंट ठीक है, इसका मैं आपको अपडेट करता हूँ मालिक। द कमीशन ऑफ ब्रांच ओके बिकम्स ड्यू ओनली व्हेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड, यानी जब तक बिल कलेक्ट नहीं हुआ तब तक कमीशन दिया नहीं जाएगा ब्रांच को। एंड फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय बैंक, ये सब चेक करना है एज ए रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन, ये सब ऑडिट प्रोसीजर में चेक करना है। ऑडिट प्रोसीजर में ये ऑडिटर चेक करेगा एंड सो ऑन। इसके बाद अगर बाई चांस कुछ इनकम आया है तो रिवर्सल करना है। एग्जांपल एनपीए बाद में हुआ, 90 डेज के बाद एनपीए होगा, तब तक हम लोग तो इनकम में डाल ही रहते हैं ना एक्रूअल में, उसको रिवर्स करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट इनकम रिवर्स करना चाहिए। ऑन टेकआउट फाइनेंसेस, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर बाई चांस ओके इफ इन केस ऑफ टेकआउट फाइनेंसेस इफ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी द अकाउंट इज क्लासिफाइड बाय लेंडिंग बैंक एज एनपीए, इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रियलाइज फ्रॉम द बोरोवर और टेकिंग इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल ओके, एक एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने अपने कुछ एनपीए है, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को बेच दी है। ओके, एनपीए बेचे जाते हैं। ओके, जैसे डेटस को असाइन किया जाता है, वैसे ही एक बैंक दूसरे बैंक को एनपीए बेच देती है। अब दूसरा बैंक ओके जैसे ही एनपीए खरीदता है तो अपने वो बुक्स में इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता अनलेस अंटिल वो रियलाइज नहीं होता बोरोवर से। ओके, रियलाइज होना चाहिए बोरोवर से या टेकिंग ओवर, मतलब रियलाइज नहीं हुआ ना तो फिर तब तक उसको वो तब तक एनपीए में रहेगा। यानी एचडीएफसी बैंक में वो एनपीए था तो आईसीआईसीआई में एनपीए ही रहेगा। ओके, आईसीआईसीआई उसको स्टैंडर्ड एसेट में कब डालेगी, जब उसका पैसा रियलाइज होगा। इधर पॉइंट क्लियर। यूजुअली फिर ये कौन करते हैं, ओके यार एचडीएफसी बैंक बोलती है कौन मगजमारी करेगा, जाने दे यार, उसके पीछे कौन आदमी लगाएगा, उससे अच्छा ये लोग किसी के ये बोलते हैं आईसीआईसीआई बैंक उनके पास एकदम अट्ठे कट्टे लोग पड़े हुए हैं, ये लोग इसकी रिकवरी कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके अलावा एक मेमोरेंडम अकाउंट दिया हुआ है। ओके, देन ऑन अकाउंट ऑफ एनपीए ओके बैंक्स शुड रिवर्स द इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज एंड नॉट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग पीएनएल एंड स्टॉप फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट। हाउएवर बैंक में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच एक्रूअल इंटरेस्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर कंट्रोल पर्पज, ये पॉइंट आपको नोट रखना जरूरी है। ओके, मेरे को बताओ अगर एनपीए हो गया, क्या हम लोग इनकम पीएनएल में डालेंगे, आंसर इज नो, लेकिन एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे ओनली फॉर कंट्रोल पर्पज। ओके, उसमें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये पीएनएल बैलेंस शीट में नहीं जाता मेमोरेंडम अकाउंट, ये इनके कंट्रोल पर्पज के लिए है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको चेक करना है, दैट्स इट। ओके, ये कहानी खत्म हो गई इनकम की। इसके बाद आता है ओके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की कहानी में आपका क्या है, तो मेरे को बताओ मेरे को एक्सपेंसेस क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस क्या है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है। ओके, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा लिया होगा, अदर्स कुछ लिया होगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पंचायती है यार, एम्प्लॉइज को सैलरी है, रेंट टैक्सेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, डिप्रिसिएशन ऑफ बैंक प्रॉपर्टी है, डायरेक्टर फीस है, ऑडिटर फीस है, लीगल फीस है, पोस्टेड टेलीग्राम है, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, अदर एक्सपेंसेस। प्रोविजन किस केस में करना है, एनपीए के लिए प्रोविजन करना होगा, टैक्सेशन एनपीए में मतलब डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, ये मैंने आपको बता दिया था। टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की लग गई, कंटिजेंसी के लिए प्रोविजन करना जरूरी है। इसके लिए ऑडिट अप्रोच क्या होगा, द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद असेसिंग द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ अमाउंट, उसको देखना कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बरोबर है कि नहीं है, ये चेक करना है। दूसरा ओके वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कितने हैं ईयर एंड पे पेंडिंग, उसके हिसाब से देखना होगा। टर्म डिपॉजिट्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, ओके रिकरिंग डिपॉजिट्स है, कौन से डिपॉजिट पेंडिंग है ये देखना चाहिए। द ऑडिटर शुड आल्सो कंपेयर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड, ओके कितना एवरेज रेट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स चेक बेसिस पे क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड टू ऑल डिपॉजिटर्स है कि नहीं है, ओके इंटरेस्ट रेट्स बरोबर है कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बरोबर दिया है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंसेस बरोबर प्रोवाइड किया है कि नहीं। टेस्ट चेक बेसिस पे, टेस्ट चेक मतलब सैंपल याद रखना, उसको 100% चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उसने चेक करना चाहिए कंट्रोल बरोबर है कि नहीं, और प्रोविजंस केस में उसको बरोबर देखना पड़ेगा, एनपीए स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, ओके ये बरोबर है। और ये याद रखना ये लोन क्लासिफिकेशन सैंपल बेसिस पे चेक करता है, पूरा डिटेल चेक नहीं करता। दैट्स इट, ये बैंकिंग का पॉइंट है। ओके, मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक पॉइंट है, ये नोट रख लेना मालिक, ये नोट तो क्लियर रख लेना, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके अगर आपको सेंट्रल बैंक से गारंटी मिली है, ओके तो आपको इनकम रिकग्निशन के लिए वो एनपीए होगा, बैलेंस शीट में आप उसको स्टैंडर्ड एसेट लिखोगे। और इसका मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, इसके लिए ओके आपको ये अकाउंट्स एनपीए नहीं होंगे, याद रखना ये एनपीए नहीं होंगे, अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो ये एनपीए नहीं होंगे मालिक। तोड़ मालिक।